बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ है कि अ हैवी बैटरी कैन मेंटेन अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फॉर 24 आवर्स। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, और चार्ज आपसे मांगा गया है कि इस बैटरी को अगर 24 आवर्स के लिए हम ऑन रखें और वो 3 एम्पेयर का करंट जो है आपको कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करें 24 आवर्स तक, तो इसमें कितना चार्ज जो है वो बैटरी आपको डिलीवर कर सकती है। तो आपके साथ जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में आपके साथ जो है वो करंट है। करंट की वैल्यू 3 एम्पेयर है। टाइम आपको गिवन है 24 आवर्स। इस 24 आवर्स को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और टोटल चार्ज आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो इजी फार्मूला है करंट का। करंट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वहाँ से चार्ज को सब्जेक्ट बनाएं और चार्ज को सब्जेक्ट बनाकर जो है फिर आप फार्मूला में वैल्यूज़ जो है वो पुट कर लें। ठीक है, करंट की वैल्यू पुट कर लें 3 एम्पेयर, चार्ज की वैल्यू पुट कर, टाइम की वैल्यू पुट कर लें 24 आवर्स में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, और वहाँ से आपके साथ चार्ज का अमाउंट आ जाएगा इन कूलम्स। ठीक है, तो कंक्लूजन में फिर ये बात डायरेक्टली जो है कंक्लूड करके बताएं कि a battery of current 3 ampere for 24 hours can give us a charge of 2,59,200 coulombs। ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ है कि while analyzing a circuit the internal resistance of the EMF source are ignored, why is that। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पे हमने जो है क्लास में भी बात की थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, और उसका रीज़न ये है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस असल में उस लोड रेजिस्टेंस से बहुत छोटा होता है, तो उसका ओवरऑल इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर एक्यूरेसी आपकी रिक्वायरमेंट है और प्रिसिजन आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ज़रूर कंसिडर करना होगा। बहरहाल स्टेटमेंट है while analyzing a circuit we ignore internal resistance of the battery। reason, internal resistance is ignored because its value is very small as compared to the load resistance। ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब लोड रेजिस्टेंस के मुकाबले में उसकी वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, या उसे आप जो है आइडियली ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन देते हैं। द अपोजिशन टू द करंट ऑफर्ड बाय द बैटरी इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी एक एग्जांपल में हम दो केसेस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। Let us consider an example in which we can discuss the effect of internal resistance। ये एक सर्किट है, ये आपके साथ सर्किट नंबर 1 जिसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया है, और ये सर्किट नंबर 2 है जिसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया है। एक बैटरी हमने ली है 12 वोल्ट की, और 12 वोल्ट की बैटरी की जो नॉर्मल इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो 0.03 ओहम की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और उसको हमने लगा दिया है एक लोड रेजिस्टर के साथ जो कि 20 ओहम है। दोनों केसेस में स्टूडेंट्स हमने करंट फाइंड की है जो बैटरी से निकला है, और जिस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस आपके साथ हमने कंसिडर नहीं की वहाँ पे करंट आई है 0.6 एम्पेयर, और जिस केस में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर किया हुआ है वहाँ पे करंट आई है 0.5999 एम्पेयर। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आपके साथ बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए हम कभी कभार जो है कैलकुलेशन के वक्त इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि 0.6 में और 0.5999 में इतना फ़र्क नहीं है, 0.0001 एम्पेयर का फ़र्क है।
तो अगर ये एरर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपका एक्सपेरिमेंट इस एरर को बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इतना एरर आपका एक्सपेरिमेंट या आपका वो प्रॉब्लम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ है कि हमारे साथ एक एलुमिनियम और कॉपर वायर है और दोनों की लेंथ और रेजिस्टेंसेस सेम है, तो किसका डायमीटर ज़्यादा होगा। एक एलुमिनियम वायर है, एक कॉपर वायर है, दोनों की जो है लेंथ भी सेम है और दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है, और क्वेश्चन ये है कि किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने आंसर में स्टेटमेंट में बताया है कि एलुमिनियम का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कॉपर वायर से ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है? आपके साथ जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, अगर आप उसको एरिया के लिए सब्जेक्ट कर लें तो आपके साथ ये फार्मूला आता है, और इस फार्मूला में अगर आपके साथ ये एल और आर दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो फिर एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। और हमें पता है कि एलुमिनियम की रेजिस्टिविटी जो है वो कॉपर की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा है। आप बुक में टेबल में चेक कर सकते हैं कि एलुमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से ज़्यादा है, तो एलुमिनियम का एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कॉपर के एरिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। अब आप एक्सप्लेनेशन में देखें, कंसिडर टू वायर्स, वन मेड फॉर एलुमिनियम एंड द अदर मेड फ्रॉम कॉपर, both have the same length and both have the same resistance, then according to the definition of resistance, resistance is equal to rho L by A। यहाँ से आप A को सब्जेक्ट कर लें तो rho L by R आ जाएगा। L by R तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। इट इज़ क्लियर दैट it is clear that that wire will have greater cross section area whose resistivity is greater। ठीक है। तो हमें बुक के डायग्राम से पता है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो एलुमिनियम से कम है, या एलुमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो एलुमिनियम का एरिया भी कॉपर से ज़्यादा होगा। आप डायग्राम में चेक कर सकते हैं। If aluminium and copper wire have same length and same resistance, aluminium have greater cross sectional area because of its large resistivity। ठीक है। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। Question number 4, under what circumstances the terminal potential difference of the battery exceeds the EMF। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ये भी हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के केस में जो हमने जो 4 इम्पॉर्टेंट केसेस पढ़े थे, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक केस इस तरह है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से भी ज़्यादा हो जाता है, और ये वो केस है जिसमें जो है आप अपनी बैटरी को चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन एक्सीड the EMF of the battery in a special case, और that special case is charging the battery। ठीक है। तो explanation, the EMF and terminal potential difference are have the following 3 relations। EMF और terminal potential difference equal होते हैं अगर open circuit हो। EMF जो है वो terminal potential difference से ज़्यादा होता है अगर closed circuit हो, और EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाता है अगर चार्जिंग सर्किट हो। तो अब चार्जिंग सर्किट क्या चीज़ है? व्हेन वी वांट टू चार्ज अ बैटरी विथ EMF E, we must have to connect it with another battery in the output which must be of greater potential than E। ठीक है। मतलब अगर आपने इस बैटरी को चार्ज करना है तो आपने इस बैटरी को आउटपुट में एक ऐसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना है जिस बैटरी का पोटेंशियल जो होगा वो आपके इस इनपुट बैटरी से ज़्यादा होगा। सो फॉर चार्जिंग आउटपुट बैटरी मस्ट बी ग्रेटर देन इनपुट बैटरी। उस आउटपुट बैटरी को हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा हुआ है और इनपुट बैटरी को हमने ई कहा हुआ है। तो आउटपुट बैटरी इज़ ग्रेटर देन इनपुट बैटरी, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ग्रेटर देन
ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो ये आपके साथ कंक्लूजन भी इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ईएमएफ में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। तो क्लास में इस पे डिस्कशन हुई थी। ईएमएफ जो है वो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। लेकिन इसमें जो छोटा सा फ़र्क है वो हमने ये कहा था कि ईएमएफ जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है फॉर द होल लूप, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है बट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब डिफरेंसेस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आते हैं। ईएमएफ इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन देयर इज नो करंट एंड इट इज डिफाइंड एज वर्क डन per unit charge for the complete circuit, and terminal potential difference is the voltage drop when current flows through a resistor, and it is defined as work done per unit charge between 2 points, ठीक है। ये for the whole complete circuit है और ये between 2 points है, ठीक है। so EMF is work done per unit charge for the whole circuit, and terminal potential difference is work done per unit charge but between 2 points for AB, ठीक है। स्टूडेंट्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हुए आप ईएमएफ को लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द ड्रॉप ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस द ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ इज़ इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, और वहाँ से वी टी इज़ इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। तो दोनों के फार्मूलाज में भी आपके साथ डिफरेंस है। ईएमएफ हमने कहा था कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल है। स्टूडेंट्स ईएमएफ में चार्ज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है और उसको आउटपुट मुख्तलिफ और एनर्जीज़ में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ है कि लूप रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और जंक्शन रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इस पे आप बात करें तो स्टेटमेंट हमने लिखा कि लूप रूल इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन एंड जंक्शन रूल इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। लूप रूल जो है स्टूडेंट्स, जिसको हम केवीएल भी कहते हैं, वो हमें इनडायरेक्टली बताता है कि एनर्जी प्रोवाइडेड मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी यूज्ड, और जंक्शन रूल जिसको हम केसीएल भी कहते हैं वो हमें इनडायरेक्टली कहता है कि चार्ज इंटर्ड मस्ट बी इक्वल टू चार्ज लीव्ड, ठीक है। तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉलोइंग आर द टू रूल्स। केवीएल पे पहले बात करते हैं। It is also known as loop rule, and its statement is that the summation of voltages across a loop must be zero, or voltage rise must be equal to voltage drop। अब वोल्टेज क्या है? ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है या एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। तो वोल्टेज राइज जो होगा वो एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट चार्ज होगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो एनर्जी यूज पर यूनिट चार्ज होगा। अगर आप इससे ये पर यूनिट चार्ज दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो आपके साथ सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये आ जाएगा कि एनर्जी प्रोवाइडेड इज़ इक्वल टू एनर्जी यूज। और इस स्टेटमेंट को आप देखें तो ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अच्छा स्टूडेंट्स, केसीएल जिसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है, उसकी स्टेटमेंट ये है कि द समेशन ऑफ ऑल द करंट्स थ्रू अ जंक्शन मस्ट बी ज़ीरो। और इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि द करंट इंटर्ड थ्रू अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द करंट लीव्ड। तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स, अगर चार्ज इंटर डिवाइडेड बाय टाइम और चार्ज लीव डिवाइडेड बाय टाइम दोनों साइड से आप टी और टी कैंसिल आउट कर लें तो आपके साथ स्टेटमेंट आ जाती है कि चार्ज इंटर्ड इज़ इक्वल टू चार्ज लीव, और ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो लूप रूल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, और जंक्शन रूल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स आपके साथ है
कि why a rise in temperature of the conductor is accomplished by the rise in resistance। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्यों बढ़ जाती है, ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन है। So, a rise in temperature of a conductor is always accomplished by a rise in resistance because resistance of a conductor is a function of temperature. It is dependent on temperature, ठीक है। Delta R is directly proportional to delta T। तो स्टूडेंट्स अब एक्सप्लेनेशन में इसको स्टेप बाय स्टेप समझें कि ये कैसे ये प्रोसेस होता है। तो आपके साथ द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय रेजिस्टर इज थ्रू कोलिजन्स ऑफ एटम्स। As temperature increases, collision increases and resistance also increases, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोलिजन्स इंक्रीज होंगे, कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। द रिलेशन इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज गिवन बिलो, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स हमने ये भी कहा था कि कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव अल्फ़ा का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, और नेगेटिव अल्फ़ा का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस आपके साथ डिक्रीज़ करेगी। लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो है वो तो कंडक्टर्स के बारे में है, तो कंडक्टर्स के लिए रूल ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी साथ में इंक्रीज़ करेगी। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि डज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, और इसमें हमने ये बताना है कि एक है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जो आपके साथ है वो तो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ठीक है। और एक है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है या नहीं करती। द डायरेक्शन ऑफ, तो हमने स्टेटमेंट पे ये कहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब इस तरह है कि ईएमएफ जो है वो कॉज है और करंट जो है वो इसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। कॉज जो है वो डिपेंड नहीं करता इफ़ेक्ट पे, अलबत्ता इफ़ेक्ट जो है वो कॉज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब करंट की डायरेक्शन जो है वो ईएमएफ की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। ईएमएफ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि करंट इफ़ेक्ट है और ईएमएफ उसका कॉज है, ठीक है। तो कॉज जो है वो इफ़ेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, इफ़ेक्ट जो होता है वो कॉज पे डिपेंड करता है। अब ज़रा आप एक्सप्लेनेशन में देखें कि EMF is a scalar quantity and it's defined as work done per unit charge given by the battery, ठीक है। The direction of this work decides low and high potential, ठीक है। So the direction of EMF is decided by the internal working of the source and it is independent from the direction of current। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके साथ जो है कंसिडर करें कि दो बैटरीज हैं, ठीक है। In the above two examples, it is clear that current depends on direction of EMF and direction of EMF is independent of current, ठीक है। अब आप देखें इस पहली बैटरी में देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आपके साथ लेफ़्ट पे है, ठीक है। तो लेफ़्ट से करंट निकल कर आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, और इस दूसरी बैटरी में आप देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल राइट पे है, तो राइट से करंट निकल के आ रही है और लेफ़्ट की तरफ आ रही है। तो देखें ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि करंट की डायरेक्शन जो है वो ईएमएफ की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो इसमें जो है आपने ये बात याद रखनी है कि ईएमएफ जो है वो कॉज है, करंट जो है वो उसका इफ़ेक्ट है।
तो ये बात कहना कि ईएमएफ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ये गलत है। लेकिन ये बात कहना कि करंट की डायरेक्शन ईएमएफ की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो ये बात ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बिकॉज ईएमएफ इज कॉज एंड करंट इज इफेक्ट। ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके साथ है कि इज एवरी ईएमएफ अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस एन ईएमएफ। क्या हर एक ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है और क्या हर एक पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है या नहीं? तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर ये है कि हर एक ईएमएफ तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन हर एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ नहीं होता। रीज़न इसकी जो है हम नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं। ईएमएफ जो है ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है फॉर द होल लूप, और पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज है बट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ईएमएफ जो है वो कन्वर्जन है नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल। और ईएमएफ को आप उसी वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो जब आपके साथ सर्किट ओपन हो। ठीक है, हमने इस पे जो है वो 4 इम्पॉर्टेंट रिलेशंस में बात की थी कि ईएमएफ को आप उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो जब सर्किट ओपन हो, लेकिन जब सर्किट क्लोज हो फिर आप ईएमएफ को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कह सकते। फिर ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो कंक्लूजन, EMF is work done per unit charge by the battery bringing it through the whole loop, and terminal potential difference is work done per unit charge but it is only between 2 points। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ एक सिंपल प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और उसमें कहा गया है कि आपके साथ एक पॉकेट कैलकुलेटर है जिसका करंट 0.0001 एम्पेयर है और उसका टाइम इंटरवल जो है वो 1 मिनट है। तो आप बताएं कि इसमें वो कितना चार्ज प्रोवाइड करेगा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है। आपने करंट के फार्मूला से चार्ज को सब्जेक्ट करना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बताया गया है कि व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड then no current flows through the galvanometer and why is that। ठीक है, so statement है कि when there is no current flowing in the galvanometer when the Wheatstone bridge is balanced। और इसका हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि करंट के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का होना और पाथ का होना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो जाती है तो असल में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है तो आपके साथ करंट भी ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम नल टाइप डिवाइस कहते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ current flows when there is a potential difference between 2 points। ठीक है, and when there is no potential difference between 2 points then there will be no current। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाकर। और ये आपके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज का वो डायग्राम है जिसमें बी और डी पॉइंट्स के दरमियान हमने एक गैल्वानोमीटर भी लगा दिया है, और इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, एज द स्विच इज क्लोज द करंट स्प्लिट्स एट पॉइंट बी एंड देयर इज अ करंट इन द गैल्वानोमीटर। Now according to Ohm law, galvanometer shows current because there is a potential difference between B and D। ये जो B और D आपके साथ पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान अगर गैल्वानोमीटर आपको करंट शो कर रहा है तो इसका मतलब देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, लेकिन जब हम इस रेजिस्टेंस आर को चेंज करेंगे, और उसको उस वक्त तक चेंज करेंगे जब गैल्वानोमीटर ज़ीरो रीडिंग दे देगा,
तो हम कहेंगे कि द ब्रिज इज़ नाउ बैलेंस, ठीक है। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि बी पे जो पोटेंशियल है डी पे भी वही पोटेंशियल होगी, और हमें वो वॉल्ट मीटर जो है वो ज़ीरो रीडिंग दे देगा, ठीक है। तो वॉल्ट मीटर अगर हमें ज़ीरो रीडिंग देगा तो हमें पता चल जाएगा कि करंट अब फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि करंट के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का होना और पाथ का होना। सो इफ़ देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज़ नो करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ आपके इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।